हम लोग ये वोल्टेज है, ये वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है। करंट फ्लो करना चाहता है, वोल्टेज को धक्का दे रहा है, फ्लो पर इसको रोक कौन रहा है? करंट को कौन रोक रहा है? रेजिस्टेंस। ये इसको खींच रहा है, करंट तो फ्लो करना चाहता है, वोल्टेज भी बोला फ्लो धक्का दे रहा है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो होगा नहीं, ये धक्का दे रहा है, पर इसको रोक कौन रहा है? रेजिस्टेंस। ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड नंबर 3 दूसरे वाले हम लोगों ने सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस वाले को देख लिया था। अब इसमें ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन इसके बारे में देखेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है इसमें लिखा है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइडेड। ठीक, चलो पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन समझेंगे क्या है। ठीक, होता क्या ओम्स लॉ में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये है सिर्फ ओम्स लॉ। अब इसका मतलब क्या है यार, खुद सोचो। जितनी ऊपर से पानी फेंकोगे उतना ज्यादा तेज गिरेगा, जितनी ज्यादा है जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा तेज गिरेगा। तो वही सेम है, जितनी ज्यादा बैटरी जितना ज्यादा काम करेगी। अब कल बताया ना 12 वोल्ट क्या होता है, इतने जूल कर रही है 1 कूलम को ले जाने में। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। सिंपल ओम्स लॉ है। अब क्या बोलोगे? ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स की, प्रोवाइडेड दैट, मेन चीज ये provided that the temperature and the other physical condition remain unchanged। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हाँ एरिया हो गया, ये सब चीजें अनचेंज रहनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं जिसमें चेंज हो जाता है। इसलिए हमको ये अगर कंडीशन कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये वाली कंडीशन कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें मेन चीज क्या है, जैसे उस वाले में थी एक्सीलरेशन की, तो इसमें मेन चीज क्या है कि जो टेम्परेचर या अदर, हाँ ये जो फिजिकल कंडीशंस है ये रिमेन्स अनचेंज। मेन कंडीशन इसमें है। ठीक, जो फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए वो अनचेंज रहनी चाहिए। कहते हैं ओम्स लॉ था क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के। प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट आ गया I इंटू R। तो R है, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। और ये वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल हट के इक्वल आ गया, तो उसके लिए जो K लगता है वो कोई K ही क्या है, R है। तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये क्या है? ओम्स लॉ प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या रहे? कांस्टेंट रहे। V इक्वल टू I है, ये क्या है? ओम्स लॉ। आ गया समझ में? बस ओम्स लॉ सिंपल, इसका तो फील ले लो ना। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ठीक है, हम वैसे फील लेते हैं। जितनी ज्यादा ऊपर से फेंकेंगे, जितनी ज्यादा ऊपर से कोई चीज उतनी तेज गिरेगी, जितनी ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा, तो वही फ्लो करंट है। तो V इक्वल टू I है, प्रोवाइडेड दैट, फिर बोल रहे सारी टेम्परेचर कंडीशन रिमेन अनचेंज। अब ये जो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, वैसे तो इसकी वैल्यू होती है, अगर देखना चाहो तो इसकी वैल्यू तो होती है, बट अभी तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, पर तब भी देख लो एक बार। ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट वाली होती है वो होती है ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ a। ये जो कांस्टेंट होता है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ a, जो बोलते हैं ना r कांस्टेंट है, तो हमें क्या कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, l कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, a एरिया कांस्टेंट है। बट अब इस पे फर्क नहीं देना, बट हाँ किसी को फैशन मारना तो बोल सकते हो r इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब V इक्वल टू आई आर तो हम लोगों ने पढ़ लिया ओम्स लॉ। अब इसके ऊपर जो सवाल आएंगे V इक्वल टू आई आर, एक तो सिंपल होंगे, करंट दिया होगा, वोल्टेज दिया होगा, रेजिस्टेंस निकाला होगा। ज्यादातर प्रोपोर्शनलिटी वाले सवाल होते हैं। अब जो जैसे ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसमें तो कैसे सवाल आएंगे? I जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना V ज्यादा बढ़ेगा। यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जितना ज्यादा I बढ़ेगा उतना ही ज्यादा V बढ़ेगा। तो अब इसमें एक वाले आ सकते हैं, जैसे V1 अपॉन V2, ये याद रखना, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। ये वाले सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, ये वाले सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। इसमें दो वोल्टेज का रेशियो दे देंगे, करंट दे देंगे, दूसरा पूछ लेंगे V1। अब V इक्वल टू I R जो होता है, इसमें हमने क्या बताया, R तो कांस्टेंट होता है। अब इसके आगे तो पूरी चीज पढ़नी है, R जो कांस्टेंट होता है पूरी चीज पढ़नी है। करंट हमें पता चलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पर I देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। I जितना ज्यादा होगा R उतना कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना I ज्यादा होगा, और जितना I कम होगा उतना रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो ये भी कहते हैं जो I होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ये तो अभी आगे पढ़ेंगे, बट बता दिया हमने। अब V इक्वल टू I में V की तो यूनिट पता है ना क्या होती है,
V की यूनिट वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर और रेजिस्टेंस की मान लो निकालनी है, तो रेजिस्टेंस की कितनी हो जाएगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको क्या बोला जाता है, ओम। क्या बोला जाता है, जो वोल्टेज अपॉन एम्पियर उसी को क्या बोला जाता है, ओम। और ये लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कोई प्रूफ मांगे कि कैसे, मान लीजिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, हम कह रहे हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है, तो बोलो भाई ये फिजिक्स का प्रूफ है, लॉ है, लॉ का नहीं प्रूफ होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मान लो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इससे सवाल करो, प्रूफ नहीं है इसका, प्रूफ थ्योरम्स का होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या, रेजिस्टेंस। हाँ, इसके बारे में बातचीत करते क्या, रेजिस्टेंस होता क्या, असल जिंदगी में कभी उन्होंने सुना है कि ये चीज हमको रेजिस्ट कर रही है, कोई चीज करने के लिए मना करना, उसको बोलते हैं तुम हमें रेजिस्ट कर रहे हो, उस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। तो वही है सीन कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे नहीं, पापा बोला पापा हमें गोवा जाना है दोस्तों के साथ, पापा ने मना करा, तो मना करना क्या, पापा मना कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं कि तुम नहीं जाओ दोस्तों के साथ, और उस प्रॉपर्टी को क्या है कि यार पापा बहुत रेजिस्टेंस आप बताते हो, बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत मना कर रहे हैं। तो ऐसे ही करंट में क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मना कर रहा है, क्या हमेशा मना करना गलत ही होता है, मना कर रहे हैं, पढ़ लो लिख लो बाद में जाना, तो ऐसे हमेशा मना करना गलत नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करे, जो करंट को अपोज करता है या उसके फ्लो में रुकावट लाता है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। जो करंट के फ्लो में जो रुकावट लाए, लिखा नहीं है, तो ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो कि करंट की फ्लो को रोकता है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब असल में तो तुम लोग ऐसे बनाते हो ना रेजिस्टेंस, बट ये होता है, पर इसका डायग्राम ये होता है रेजिस्टेंस का, ये इसका डायग्राम होता है असली में। जब ये देखना है, इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है, लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगा होता है। ये जो बने ना कलर, ये डिजाइन के लिए नहीं, ये कलर बैंड होते हैं, इससे पता चलता है इसका कितना रेजिस्टेंस है। पढ़ा होगा किसी ने, बीबी रॉयल ग्रेड ब्रिटेन, हैव अ वेरी गुड बाइक। वैसे ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो कलर कोडिंग होती है, इससे कलर पता चलता है, कलर बोले, इससे पता चलता है कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। और ओम मतलब समझिए ना, V इक्वल टू IR है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, इसी को क्या बोलोगे, 1। आगे समझ में, रेजिस्टेंस इसलिए लगाता है कि करंट ज्यादा ही फ्लो ना हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, रोकने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने बताया था, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर टाउ है, उससे मतलब नहीं लेना। अब एक चीज ये समझो, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, कोई भी सर्किट एलिमेंट का, तो एक का 4 ओम है, तो कौन ज्यादा करंट को, मतलब करंट को किसमें ज्यादा फ्लो करने में दिक्कत होगी, 2 ओम वाले में कि 4 ओम वाले में, 4 ओम वाले में। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो होगा। अभी देखा था पीछे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, 4 ओम ज्यादा ना तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम होगा। तो किसी भी सर्किट में अगर हाई रेजिस्टेंस लगाए, मतलब करंट को फ्लो करने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर बहुत लो रेजिस्टेंस लगाए तो करंट हाई होगा। तो 2 ओम वाले में जो करंट होगा, इसको R1 R2 मान लो, तुम कह सकते हैं I1 इज ग्रेटर देन I2। अगर इसमें रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज्यादा होगा, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें करंट कम होगा। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस तो करंट को फ्लो करने में दिक्कत होती है, और जिसका कम रेजिस्टेंस आराम से फ्लो कर रहा है। बस सिंपल ही होता है। जैसे मान लो 2 ओम वाले में क्या है, ऐसे समझो, 2 ओम वाले में ऐसे मान लो, जैसे 2 ओम वाला जो है, ठीक, और ये मान लो 4 ओम वाला है, 2 गली है, एक ये 2 ओम वाली गली है और एक ये 4 ओम वाली। 2 ओम वाली गली में क्या है, इधर पत्थर है, इधर पत्थर है, इधर पत्थर है। 4 ओम वाले में इधर पत्थर, इधर पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, ऐसा है। तो तुम्हें यहाँ पे चलने में ज्यादा तकलीफ होगी कि यहाँ पे चलने में ज्यादा तकलीफ होगी? सर यहाँ तो 1 2 3 ही पत्थर है, आराम से निकल जाएंगे ऐसे 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 करके। यहाँ पे फिर पत्थर, फिर पत्थर, फिर पत्थर, फिर पत्थर, फिर पत्थर। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा है? इसमें करंट को फ्लो करने में बहुत दिक्कत होगी। पत्थर नहीं होते, तुम्हें एक एनालॉजी दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े तो जाने में बहुत दिक्कत होगी, और यहाँ देखो 1 2 3 पत्थर आराम से निकल जाएगा। मतलब जहाँ रेजिस्टेंस कम वहाँ करंट जाता है, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा वहाँ करंट कम। आगे देखते हैं। हाँ, अब वोल्टेज करंट ग्राफ, वीआई ग्राफ देखो, ओम्स लॉ का क्या होता है। वीआई ग्राफ पहले पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है। ओमिक कंडक्टर होते हैं, एन ओमिक कंडक्टर इज डिफाइंड एज वन व्हिच ओबेज ओम्स लॉ, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज द वोल्टेज एंड I इज द करंट। अच्छा, there must be a linear VI graph. Silver is an example of ohmic conductor as the VI graph for silver is a linear graph. Silver and copper are some examples of ohmic conductor. अच्छा चलो ठीक, आगे देखते हैं क्या है।
इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा यार, वी आई ग्राफ। दो लोगों के लिए बनाना पड़ेगा इसका ग्राफ। एक बनाना पड़ेगा ओमिक के लिए और एक बनाना पड़ेगा नॉन ओमिक। ओमिक क्या है बताते हैं। देखो पापा ने मना करा कि मत जाओ गोवा, तुम चले गए दोस्तों के साथ भाग के, तो तुमने पापा की बात मानी? नहीं मानी। अब मान लो किसी ने मानी कि हाँ नहीं जाएंगे, पढ़ लेंगे तब जाएंगे, तो अब एक चीज ऐसा थोड़ी ना पापा की सब बात मानते हैं। जो आदमी मान रहे तो बोलते हैं पापा की बात मान रहे अच्छा लड़का है, जो नहीं मान रहे तो बुरा लड़का है। तो जो ओम्स लॉ मान रहे हैं, अब मेरा मन है माने चाहे ना माने, मेरी मर्जी, हम माने चाहे ना माने, तो जो ओम्स लॉ मान रहे हैं वो ओमिक हो गए और जो ओम्स लॉ नहीं मान रहे वो नॉन ओमिक हो गए। सिंपल। जो ओम्स लॉ को फॉलो करें ओमिक, जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करें वो नॉन ओमिक। ठीक, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें ओमिक, ओम्स लॉ को ना फॉलो करें नॉन ओमिक। अब अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होना चाहिए, यानी V अपॉन I का जो रेशियो हो वो कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं? जो V अपॉन I का रेशियो वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो V बटे I का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। V बटे I का रेशियो, जैसे मान लो ये अगर 8 है ये 4 है तो 8 बटे 4 2 हो गया। अब ये 16 हो गया, ये फिर 8 हो गया, तो 16 बटे 8 भी 2 हो गया। अब मान लो ये 32 हो गया, ये 64 हो गया, तो 32 बटे 64 भी 2 हो गया। इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो अब इसका एक बार ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक, बड़ी कलाकारी करनी पड़ती है भाई इसमें। यहां पे क्या मान ले रहे वोल्टेज और यहां पे क्या मान ले रहे करंट। वीआई ग्राफ बना रहे ना। हाँ, अगर वीआई ग्राफ बना रहे तो वोल्टेज किस पे होगा तुम्हारा वाई एक्सिस पे और आई किस पे होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस पे। वो हम क्या एक बना रहे वी आई ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। तो वोल्टेज तुम्हारा कहां होगा वाई एक्सिस पे और करंट तुम्हारा कहां पे होगा एक्स एक्सिस पे। अब हमें क्या करना है रेशियो कांस्टेंट लिखना है। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, इधर वी लिख लेते हैं और इधर क्या करते हैं उधर वी लिख लिया, फिर इधर क्या करते हैं अपन लोग एक टेबल बना लेते हैं। इधर वी लिख लिया और इधर क्या लिख लिया आई। अब मान लेते हैं अगर आई 2 एम्पियर है तो वी कितना है 4 वोल्ट। तो हमें 2,4 प्लॉट करना पड़ेगा। पहले इधर कर लेते हैं जरा, ये 2 है, ये मान लो 4 है, ये 6 है, ये 8 है। तो यहाँ से क्या प्लॉट करें, मान लो 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है, ऐसा कुछ है। ठीक, जब V2 था जब I2 था तो V4 है, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,4 2,4 ये वाला पॉइंट। ठीक, अब हमने बोला कि अब I को हमने कर दिया 4 तो V कितना हो गया 8 हो गया। अगर I 4 था तो V कितना हो गया 8 हो गया। करंट 4 यहाँ पे I है और यहाँ पे V है। आ गया ना समझ में। करंट 4 था तो वोल्टेज कितना हो गया 8 हो गया। फिर से देख लेते हैं, मान लो अब करंट 6 था तो वोल्टेज कितना हो गया 12 हो गया। देखो रेशियो हमेशा 8/4 2 4/2 2 12/6 2, तो 6 था तो अभी कितना हो गया 12 हो गया। एक बार और करके देख ले रहे, करंट को अपन लोग 8 मान रहे हैं, ये 16 हो जाएगा। 16/8 2, करंट 8 है तो वोल्टेज कितना हो गया 16 हो गया। तो अगर अब इसको हम ग्राफ को ज्वाइन करें, अगर हम इसको ज्वाइन करें, मिल जा मिल गई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर हम इस ग्राफ को ज्वाइन करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, यही दिखाती है कि ये क्या है ओमिक कंडक्टर है। आया समझ में। V और I ग्राफ ओमिक कंडक्टर की एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी जो स्लोप होती है, अब इसमें स्लोप वाला भी तो मामला रहेगा, इसको हटा देना। स्लोप क्या होती है कोई भी ग्राफ की, y चेंज इन y पर चेंज इन x, तो y एक्सिस पे v है और x एक्सिस पे i है, तो इसकी स्लोप क्या होगी v अपॉन i। और v अपॉन i क्या होता है v इक्वल टू IR, v इक्वल टू IR होता है, तो v अपॉन i क्या होता है रेजिस्टेंस। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या होगी v अपॉन i, और v अपॉन i क्या होता है r। ये थोड़ी सी इधर बन गई बट इधर से एंगल और इधर से इंक्लिनेशन दोनों का सेम होता है। आगे समझ में। और इसके एग्जांपल जैसे सिल्वर हो गए, हाँ मेटेलिक वायर हो गई, कुछ भी हो सकता है। ये आए ना स्लोप। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिर हम वही बोलेंगे
सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा सितारा कहाँ गया, यहाँ, इसी से आएंगे। अगर ग्राफ के क्वेश्चन आना होगा तो इसी से आएगा, वरना नहीं आएगा। स्लोप के सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इस ग्राफ पे बोलेंगे तो v अपन i इक्वल टू आर, जो कि स्लोप होती है, क्वेश्चन कराएंगे इसके आगे। समझ में, v है, i है, अगर ओमिक कंडक्टर हम सबको फॉलो करेगा तो कैसे आएगी कि स्ट्रेट लाइन। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पीछे क्या लिखा था। एन ओमिक कंडक्टर डिफाइंड एज वन व्हिच ओबेज ओम्स लॉ। समझ गया, दैट इज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, बढ़िया, वेयर v इज द वोल्टेज एंड i इज द करंट। बिल्कुल, देयर मस्ट बी अ लीनियर vi ग्राफ, लीनियर ही है ना, स्ट्रेट। सिल्वर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओमिक कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है, एज द vi ग्राफ फॉर सिल्वर इज एन लीनियर, लीनियर है। सिल्वर एंड कॉपर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओमिक कंडक्टर। आगे डेफिनेशन से अगर का क्वेश्चन या बोर्ड में ये छाप देना, डायग्राम छाप देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ एंड हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। देयर आर अ नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर सच एज इंक्लूडिंग बल्ब, फिलामेंट्स, सेमीकंडक्टर्स लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। क्या होता है इसमें? तुमने पापा की बात मानी, अच्छे हो, नहीं मानी, बुरे हो, तो तुम कुछ और मानोगे। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो कुछ और फॉलो करेंगे ना। तुमने पापा ने बोला गोवा नहीं जाओगे, तो जाना तो है ही गोवा, अब जरूरी ट्रेन से जाओ, उससे जाओ, किसी से भी जा सकते हो। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो क्या हो जाते हैं? ओमिक। बट जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करें वो भी तो कुछ होंगे नॉन ओमिक, वो कुछ अपना मानेंगे। तो वही बोला गया, नॉन ओमिक कंडक्टर्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ एंड हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। अपनी उनकी चलती, अपनी आवारागर्दी, कुछ और। हम लोग v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i पढ़ते हैं, वो कुछ और पढ़ ले। मान लो v इज इनवर्सली v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कुछ भी पढ़ सकते हैं वो उनकी अपनी मर्जी, उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। तो उसके एग्जांपल नॉन ओमिक के कैसे होते हैं? सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब जाके 12th में पढ़ोगे। अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, vi ग्राफ। हमने पहले किसका बनाया था? vi ग्राफ ओमिक का, और vi ग्राफ बनाते हैं नॉन ओमिक के, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स do not obey, they do not obey Ohm's law। अब इनका भी vi ग्राफ देख लेते हैं, ठीक। चलो चटापट vi ग्राफ बनाते हैं, क्या करें? ये जगह हर बार इसकी नीचे ही बनती है ये। ठीक, हाँ। अब ये v और i का ग्राफ है। अब इसका कैसा बनेगा? अब इसमें तो v और i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, तो कुछ भी, जैसे मान लो i 2 है तो v को 10 हो गया, मान लो i 4 है तो v को 100 हो गया, मान लो i 3 है तो v को 99 हो गया। कुछ भी बन सकता है, इसमें कोई सेम पैटर्न नहीं है। तो इसका ग्राफ कुछ भी बना लो। ज्यादातर बुक में कैसा इसका ग्राफ बना रहता है? ये ऐसे कर्व टाइप का बनाते हैं, पर जरूरी नहीं है। कभी भी मत सोचना कि नॉन ओमिक का ग्राफ कर्व होता है, बिल्कुल नहीं। इसी क्वेश्चन को ये तो पैराबोला है तो इसकी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप की क्वेश्चन होगी, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही ग्राफ हो, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, ये पता है हमको, ये नहीं पता ऐसा ही ग्राफ हो, पर हम कंफर्म किस चीज में? हाँ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा इसमें कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऐसे बन सकता है, हमें नहीं पता। बट किस चीज में कंफर्म है कि ग्राफ नॉन ओमिक का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसके एग्जांपल डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए। आए समझ में? ये ग्राफ अगर पेपर में है तो ये बनाना, क्योंकि हमने मान लिया ऐसा कर्व है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि कर्व हो। तो नॉन ओमिक कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आगे, क्या रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 50 ओम, 4.2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, देन फाइंड द वोल्टेज एट व्हिच द इलेक्ट्रिक आयरन इज वर्किंग। अबे यार, V इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज कितना दिया गया? वोल्टेज ही पूछा गया। करंट कितना दिया गया? 4.2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना दिया गया? 50 ओम। 42/10 इंटू 50, 10 पंजे 5, 5 2 10, 5 20, 210 वोल्ट आ जाएगा। 5 2 10 ना, और 5 20, 210 वोल्ट इसका आंसर आ गया, ठीक। आ गया। हाँ, अब फैक्टर से विक्टिम रेजिस्टेंस भाई, जितना इसको कह पाओ उतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। या तो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में लिख के ले लो, या तो बोर्ड के पेपर में पूरी थ्योरी आएगी, या तो इसके ऊर न्यूमेरिकल आएगा, कंफर्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, चाहे फैक्टर से विक्टिम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कौन सी चीज इफेक्ट करती है? क्या लेंथ बढ़ाने से कुछ हो जाएगा, एरिया बढ़ाने से कुछ हो जाएगा? ये पूछा गया है, कुछ नहीं।
क्या है, सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। मतलब इन्होंने बोला है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। देखते हैं क्या बात ये सही है, पहले इसका फील लेते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सुनो, एक मान लो गली है, उसमें ईंटे 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 ऐसे रखे हुए हैं, एक ये वाली गली है उसमें भी ईंटे 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 ऐसे रखे हैं, तो किस वाली गली में ज्यादा जाने में दिक्कत होगी? इसमें भी ईंटे उतने ही रखे, इसमें भी उबड़ खाबड़ गड्ढे बने। मान लो ये 2 मीटर की है और ये 4 मीटर की है, तो किसमें ज्यादा दिक्कत होगी? 4 मीटर वाले में। अबे हम 2 ही मीटर ईंटों में नहीं ट्रेवल कर पा रहे, तुम 4 मीटर करा रहे हो ट्रेवल। हम तो 2 ही मीटर चलने में हमारी वो हो रही है और तुम 4 मीटर हमको करा रहे हो ट्रेवल, तो किसमें ज्यादा दिक्कत होगी? 4 मीटर वाले में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें एक चीज ये होती है कि रेजिस्टेंस, जैसे फोन का भी चार्ज करते हैं तो जो चार्जर होता है उसमें जो लीड लगाते हैं उसमें ये पढ़ते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस डायरेक्टली, और ये लेंथ होती है ना, ये लीनियर लेंथ होती है कंडक्टर के लॉन्ग। जैसे ये अगर कंडक्टर है मान लो कोई एक, तो ये जो लीनियर लेंथ होती है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ये लेंथ है। तो तुमको एक टिप पता है, कभी भी जैसे फोन चार्ज करा जाता है तो हमेशा जो लीड होती है ना, जो केबल होती है, वो हमेशा छोटी लिया करो, क्योंकि जितनी लेंथ छोटी होगी उतना रेजिस्टेंस छोटा होगा, और जितना रेजिस्टेंस छोटा होगा उतना करंट बड़ा होगा। तो अगर तुमने लीड छोटी ली चार्जिंग वाली तो रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट आराम से जाएगा, ज्यादा तेज जाएगा, तो जल्दी फोन ज्यादा चार्ज होगा। तो अगर कभी भी फोन की केबल लेना ना, हमेशा केबल छोटी वाली लेना, छोटी वाली लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो ये वाला तो फैक्टर आ गया ना समझने कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के। अब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor, that is as the area of cross section increases the resistance of the conductor decreases। सही बात है। जैसे मान लो एक ये वाला फिगर था, मान लो एक आदमी को यहां से जाना है और एक आदमी को यहां से जाना है, कहां पे जाने में उसको ज्यादा दिक्कत होगी? एक ए पॉइंट है, दोनों भी ईंटे ईंटे पड़े, इधर भी ईंटे पड़े, इधर भी ईंटे पड़े, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कहां पे जाने में उसको ज्यादा दिक्कत होगी? ए पॉइंट में कि बी में? पड़े इधर भी ईंटे पड़े इधर, ये बहुत छोटी जगह, उसको बहुत दिक्कत होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, या बहुत ज्यादा दिक्कत होगी यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो एरिया देखो इसकी कम है कि नहीं, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, बहुत छोटी जगह ना, उसी में ईंटे ईंटे तो जाने में बड़ी दिक्कत होगी इधर इधर घूमने में। और यहाँ देखो एरिया कितनी बड़ी है, भले ही ईंटे रखे हो पर आराम से हम यहाँ पे घूम पाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखो एरिया बड़ी है, रेजिस्टेंस कम, एरिया छोटी, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। द रेजिस्टेंस क्या लिखा था? एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, जैसे ही एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज, एरिया बढ़ी रेजिस्टेंस कम हुआ। आगे समझ में यार, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब टेम्परेचर, resistance of a conductor is directly proportional to the temperature, that is as the temperature increases the resistance of conductor increases। इसको कैसे समझे? मान लो, अच्छा ये पढ़े ना, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है पार्टिकल्स को हीट मिलने लगती है, वाइब्रेट करने लगते हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। अब जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, तो करंट को निकलने में दिक्कत नहीं होगी। तुमको सोचो इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे, अब जब एक इधर धक्का मुक्की होती जा रही तो करंट को निकलने में दिक्कत होगी। टेम्परेचर कम होता, कोई वाइब्रेट ना करता, आराम से निकल जाता करंट। तो अगर करंट आराम से निकल जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता? अगर करंट आराम से निकल जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता? कम होता। तो अगर टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टेंस भी कम। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत वाइब्रेशन होगी, तो करंट को निकलने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो रेजिस्टेंस उसका क्या है? ज्यादा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। अब क्या बोला गया? नेचर ऑफ मटेरियल, इसी को रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। The different materials have different concentrations of free electrons, therefore different materials have different resistance, therefore resistance varies for different material। बिल्कुल सही बात है। अब देखो हर मटेरियल का, जैसे स्टील के वायर लाओ या सेमीकंडक्टर लाओ, डायोड लाओ, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस है, सब में अलग अलग कंपोजिशन है, सब में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, किसी में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम। तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि मटेरियल का नेचर कैसा है। तो अब अगर हम तीनों को कंबाइन कर लें, सबसे पहले क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या पढ़ी थी? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लिखे कंबाइनिंग 1 and 2, तो हमारे पास क्या आएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब ये कांस्टेंट हटा दो तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये आ जाएगा। R इज इक्वल्स टू
रो एल अपॉन ए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से होंगे जो आगे आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से होंगे। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, दोनों को कंबाइन कर दिया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, एक कांस्टेंट है रो। अब रो के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सवाल आ सकता है। रो अगर रेजिस्टिविटी किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करती, जो कि होता है नेचर ऑफ मटेरियल। आप लोग पीवाईक्यू में कुछ लगाओगे, देखा जाएगा रो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। रो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी। रो रेजिस्टिविटी होता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैसा है और किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। और इस वाले फॉर्मूले से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये आगे समझिए, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन? ये जो आर इक्वल टू रो एल अपॉन है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। एक फिक्स प्रोसीजर होता है, वही करते हैं क्वेश्चन में। कहीं लेंथ को बढ़ा देंगे, कहीं एरिया को बढ़ा देंगे और नया रेजिस्टेंस पूछ लेंगे। इनिशियल दे देंगे और नया पूछ लेंगे आर के टर्म्स में। इन वाले क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहला प्रोसीजर, इसके दो स्टेप। स्टेप नंबर 1, गिवन या जो इनिशियल कंडीशन है वो लिख लो। इनिशियल कंडीशन लिख लो। बोलो सर ये कौन सा स्टेप है? मैं बता रहा। दूसरे स्टेप में वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहेगा, ये हमेशा याद रखना। ये क्लिक नहीं करता, इससे सवाल गलत होते हैं। वॉल्यूम इज ऑलवेज कंजर्व। और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालोगे कैसे? मान लो उसकी एरिया ए है और लेंथ एल है, तो ये याद रखना, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम लोग पाई आर स्क्वायर लगाओगे, फिर रेडियस सोचो कुछ नहीं। वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए इंटू एल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो इसमें एरिया इंटू लेंथ जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ये वाला स्टेप सबसे मेन है, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। फिर जो नया रेजिस्टेंस होगा उसको पुराने के टर्म्स में लिख लेना, वही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन दी होंगी, लिख लो। फाइनल कंडीशन दी होगी, उसमें लेंथ बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे। इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों नहीं आया? आता तो है टेम्परेचर का इफेक्ट। इसमें भी लोग सोच रहे हो ना, हमने एरिया तो बढ़ा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ तो टी एल अपॉन होना चाहिए। नहीं, ये होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जाके सॉरी ये कैपिटल टी होता है टेम्परेचर। ये जाके इसमें 12th में पढ़ोगे, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बट इसका अभी कोई यूज नहीं है, इसलिए हमने टेम्परेचर की डिपेंडेंस 12th में जाके पढ़ोगे। तो क्या है इसमें क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन लिख लो, फिर वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहेगी, उससे नई एरिया निकालना, नई लेंथ निकालना, उससे नया रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यहां से नई एरिया निकलेगी और नई लेंथ निकलेगी और फिर उससे नया रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर थी जिसकी लेंथ क्या थी? ऐसे हम कोई वायर मान ले रहे हैं जिसकी लेंथ थी एल। अच्छा, एंड रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर था। इस स्ट्रेस्ड उसको ऐसे खींच दिया गया, यानी ये इनिशियल कंडीशन थी, फाइनल में उसको ऐसे खींच दिया गया सच दैट इट लेंथ डबल। अगर पहले एल थी तो कितनी होगी? 2l। तो पूछा गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस बताओ। इनिशियल कंडीशन क्या थी? कि जो लेंथ थी वो क्या थी? L। अब फाइनल क्या हो गया कि जो लेंथ थी वो क्या हो गई? 2l। अब हम एरिया इनिशियल नहीं दिया गया ना, a मान ले रहे एरिया, मान लो इनिशियल का एरिया कितना था? a। तो फाइनल एरिया आप कैसे निकालें? नया एरिया a डैश, ये तो l डैश हो गया। अब a डैश कैसे निकालें? अब यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करनी है? वॉल्यूम कंजर्व। चाहे तुम इसको खींच दो, चाहे तान दो, चाहे कुछ भी करो, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा तो हमेशा वॉल्यूम क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो बस कुछ नहीं, पहले वाला वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू एल, दूसरे में हमें a डैश निकालना है और लेंथ कितनी है? 2l। कट कट तो a डैश कितना गया? a अपॉन 2। ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। हमें तो पता लेंथ l थी, एरिया a थी, इधर वाला एरिया नहीं पता क्या करे क्या करे क्या करे। हमने कहा इसको खींच दिया ना, वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहेगी। a इंटू एल बराबर a डैश इंटू 2l, क्योंकि लेंथ 12 थी तो a डैश कितना गया? a/2। अब कुछ नहीं तो हो गया सवाल। यहां से हम r निकाल सकते हैं, दैट इज रो l अपॉन a। तो इधर r क्या होगा? क्या रो डैश लिखे हम? अब इसमें पूछा चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो चिंतित सवाल अभी बता दिया, रेजिस्टिविटी लेंथ को चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, चेंज नहीं होगी, यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी 0, ये कांस्टेंट रहेगी।
क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज करा ना, इसलिए जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। मटेरियल नहीं चेंज करा इसलिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या देता, तो रो एल अपॉन देता। इधर आर डैश क्या करेंगे, रो। अब इसकी लेंथ कितनी है, नए वाले रेजिस्टेंस की ऐसे लिखेंगे एल डैश अपॉन ए डैश। नई लेंथ कितनी है 2l, एरिया कितना है a/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रो इंटू 4l अपॉन ए, यही होगा। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, r इज इक्वल टू रो इंटू 4l अपॉन ए। अब हमें यहां से एक चीज पता है कि जो रो एल अपॉन ए है ये r है, जो रो एल अपॉन ए है वो r है, तो इसको 4 टाइम्स ऑफ r नहीं लिख सकते। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा 4 टाइम्स। कि जो नया रेजिस्टेंस था वो पहले वाले का कितना गुना है, 4 गुना पहले का आंसर, और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। पहले जो रेजिस्टेंस था दूसरा वाला वो पहले का कितना है 4 गुना है, बट रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये एक तुम लोगों के लिए मीन, ये देखो जैसे वोल्टेज है, ये वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है। देखो करंट तो फ्लो करना चाहता है, वोल्टेज तो धक्का दे रहा है कि फ्लो हो फ्लो हो फ्लो हो, पर इसको रोक कौन रहा है, करंट को कौन रोक रहा है, रेजिस्टेंस। ये इसको खींच रहा है, करंट तो फ्लो होना चाहता है, वोल्टेज भी बोल रहा है फ्लो, धक्का दे रहा है, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो होगा नहीं। ये धक्का दे रहा है पर इसको रोक कौन रहा है, रेजिस्टेंस। ठीक, आगे समझ में। तो ये वाला लेक्चर रेजिस्टेंस का हो गया। अब इसके अगले वाले लेक्चर में आगे की थ्योरी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।